दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी ग्रेटेस्ट इंडियन किंग्स सीरीज की सबसे पहली वीडियो है। आज हम उस महान सम्राट के बारे में बात करेंगे जिसने पहली बार पूरे भारतवर्ष को अपने ध्वज तले ढक दिया था, जिसने पहली बार अखंड भारतवर्ष की स्थापना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईसा पूर्व को भारत के पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में हुआ था। इन्हें भारत भूमि के महानतम सम्राटों में गिना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि एक सामान्य घर में जन्म लेने के बाद भी इन्होंने उस समय के सबसे शक्तिशाली नंद साम्राज्य के राजा धनानंद को पराजित कर अपनी एक छत्र सत्ता कायम की थी। इन्होंने अपने शासन से एक आदर्श स्थापित किया, जिसकी वजह से लोग इन्हें आज इनकी मृत्यु के 2300 सालों के बाद भी याद करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक बेहद महत्वपूर्ण राजा हैं। उनकी सिंहासन संभालने के पहले ही अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह के कारण वह अपने अभियान को आगे नहीं बढ़ा सका, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों का शासन सीधे तौर पर चंद्रगुप्त के पास आ गया। चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित करने के बाद उसकी पुत्री धूर्धरा से विवाह कर लिया और अपने गुरु चाणक्य के साथ एक नए साम्राज्य की नींव रखी। राजचक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक विशाल सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक जैसे समुदाय के लोग रहे होंगे। उन्होंने शुरुआत से ही अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने पर ध्यान दिया। कुछ ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल सेना द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ग्रीक पुस्तकों के अनुसार भी संपूर्ण भारत सम्राट चंद्रगुप्त के ही अधीन था। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले अपनी स्थिति पंजाब में मजबूत की। उनका यवनों के साथ युद्ध संभवतः अलेक्जेंडर की मृत्यु के कुछ समय बाद ही शुरू हो गया था। उन्होंने 6 सालों तक यवनों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसके बाद उन्हें 317 ईसा पूर्व में आखिरकार सफलता मिली। इस सफलता के बाद उन्हें पंजाब और सिंध प्रांत मिल गए। इसके बाद भी चंद्रगुप्त रुके नहीं। उन्होंने अपना राज्य विस्तार दक्षिण में शुरू किया। मांगुनार नामक प्राचीन तमिल लेखक ने दक्षिण की पहाड़ियों पर हुए मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया है। इसकी पुष्टि अन्य प्राचीन तमिल लेखों से भी होती है। आक्रामक सेना कोंकण से होते हुए कोयम्बटूर जिले तक आए और यहाँ से पोडीहिल की पहाड़ियों तक पहुंच गए। चंद्रगुप्त ने गुजरात पर भी विजय प्राप्त की। इसकी पुष्टि जूनागढ़ के प्राचीन पुस्तकों से भी होती है। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध अलेक्जेंडर के पूर्व सेनापति और उस वक्त के सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ। ग्रीक ग्रंथों से यह पता चलता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ। सेल्यूकस अलेक्जेंडर की भारत विजय के सपने को लेकर आगे बढ़ा, परंतु तब तक भारत की राजनीतिक स्थिति परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा देश एक शक्तिशाली राजा के ध्वज तले ढक चुका था। सेल्यूकस फिर भी 305 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु नदी के किनारे आ पहुंचा। ग्रीक लेखकों द्वारा इस युद्ध का विस्तृत वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की शक्तियों के सामने सेल्यूकस को झुकना पड़ा, जिसके बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया। साथ ही उसने कांधार, काबुल और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को देकर उनसे संधि कर ली। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट में दिए। इन प्रांतों का चंद्रगुप्त और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित होना कांधार से मिले अशोक के शिलालेखों द्वारा सिद्ध हो गया। इस दोस्ती को और मजबूती देने के लिए सेल्यूकस ने मैगस्थनीस नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। कुछ समय पश्चात सेल्यूकस ने मैगस्थनीस को पाटलिपुत्र में ही रहने और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में इंडिका नाम की किताब लिखने का भी आदेश दिया। सम्राट चंद्रगुप्त ने भारत भूमि पर 24 वर्षों तक शासन किया, जिसमें से अधिकांश समय उन्होंने युद्ध और राज्य विस्तार में ही बिताया। उनके शासन के अंतिम दिनों तक उनके राज्य की सीमा कुछ ऐसी दिखती थी। निसंदेह एक सामान्य गरीब घर से निकलकर इतने बड़े देश पर शासन करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। मौर्य साम्राज्य में भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संपन्नता के नजरिए से काफी मजबूत हो गया था। इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार, 8,000 रथ सवार और 9,000 हाथी थे। चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि बन गए थे। जैन धर्म के अनुसार
चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि थे। उनके बाद कोई भी मुकुटधारी दिगंबर मुनि नहीं हुए, इसलिए चंद्रगुप्त को जैन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। अंतिम दिनों में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया और श्रवण बेलगोला चले गए। वहीं उन्होंने उपवास द्वारा सन 297 बीसी को शरीर त्याग दिया। श्रवण बेलगोला की जिस पहाड़ी में वो रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी है और वहीं उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी है। चंद्रगुप्त के वंश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मोर पालने वाले गांव के मुखिया के पुत्र थे। इसी वजह से उनका उपनाम मौर्य बताया जाता है। वहीं बौद्ध साहित्य में मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज आज मौर्य राजपूतों में पाए जाते हैं, जो प्राचीन काल में चित्तौड़ पर राज किया करते थे। विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और मूरा के पुत्र थे। दोस्तों, किसी महापुरुष ने कहा है कि किसी भी सभ्यता का अंत बाहरी लोगों द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उस सभ्यता के लोग ही अपनी जड़ों से दूर ना हो जाए। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो अपने हर दोस्त और फैमिली मेंबर्स को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी अपने इतिहास के बारे में पता चल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस महान सम्राट पर देखना चाहते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।